तो स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए आज क्लास 10th के बायोलॉजी का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, ठीक है ना। जिसमें से आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर आपका भी टारगेट 450 प्लस का है तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। इस पे आपको एकदम करेक्टली पूरा सही सही बताया जाता है, ठीक है ना। 450 प्लस कैसे लाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका 450 प्लस आ जाएगा। बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से बताया जाता है 450 प्लस लाने का तरीका। तो ये जो हम आपके लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज लाए हैं, इसमें से 35 से 40 क्वेश्चन आपके सीधे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। यही 2026 के बोर्ड एग्जाम में। तो आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा। ये नहीं कि आप छोड़ के चले जाइएगा, बाद में पछताइएगा कि काश देख लिए होते तो 450 प्लस आ गया होता। तो इसलिए आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और इसको पूरा फुल्ली वॉच कीजिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ अब वीडियो अपलोड हो गया है, हमको देखना चाहिए। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और इस प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमारा वीडियो कब से देख रहे हैं, कितना दिन से आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आइए अब हम बिना देर किए इस क्लास को शुरू करते हैं। आपका प्रश्न संख्या 1 है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस भाग में होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है पूछा है। जड़ में, तना में, पत्ती में या फिर फूल में। तो किस में होता है, पत्ती में होता है। किस में होता है, पत्ती या फिर पत्ता। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 ग्राम, 100 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg। तो मानव शरीर में यूरिया की जो मात्रा होती है वो कितनी, 20 mg होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों, 20 mg, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 20 mg। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान किस श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो श्वसन के दौरान पूछा है, तो 20%, 40% या फिर 60% या फिर 80%। तो कितनी प्रतिशत यूरिया के रूप में निष्कासित, तो 20%। कितनी, 20%। ऑप्शन ए आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये उत्सर्जन से संबंधित है। किससे है, उत्सर्जन से, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो बिल्कुल फ्री में आप पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं हमारे चैनल से, ठीक है ना। दिए गए लिंक ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सअप का लिंक दिए हैं, आप उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए। उसके बाद हम आपको इसका पीडीएफ नोट्स, उसमें डेली पीडीएफ नोट्स भेज देते हैं, तो आप वहाँ से अपना पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा बिल्कुल फ्री में, 0 रुपया लगेगा, ठीक है, एक भी पैसा नहीं लगेगा इससे। तो आप ज्वाइन कर लीजिए। एकमात्र यही प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब चैनल जहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ नोट्स मिलता है। तो आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए हमारे व्हाट्सअप चैनल को, और वहाँ से आप पीडीएफ नोट्स लेके अच्छे से पढ़िए और 450 प्लस लाइए। अगला प्रश्न है, पौधे में वायवीय भागों में जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है। पौधे में वायवीय भागों की जल के निष्कासन की क्रिया परागकण, निषेचन, विसरण या फिर वाष्पोत्सर्जन। तो पौधे में वायवीय श्वसन के क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है श्वसन, पोषण, उत्सर्जन या फिर उते उत्तेजनशीलता। तो वह क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है प्यारे बच्चों। क्या कहलाता है, श्वसन। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या फिर चलन। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है, तो क्या है, श्वसन है। क्या है प्यारे बच्चों, श्वसन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल, लाल रक्त या फिर
वर्णिक लवक में, श्वेत रक्त में। तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में 3 वेशम, 2 वेशम, 4 वेशम या फिर 5 वेशम। तो कितने, मतलब कोष्ठ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोष्ठक। मानव शरीर में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4 को। कितना? 4। ऑप्शन सी याद रखिएगा, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपको अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किनकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की या फिर प्रकाश की? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रोटीन की प्राप्ति, ग्लूकोज की। ग्लूकोज किसकी? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रश्न संख्या 11 है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कोशिका झिल्ली जो है वो कैसी झिल्ली है? अर्धपारगम्य है। कैसी? अर्धपारगम्य। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दही जमने में, दही जमने के लिए में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या फिर उत्सर्जन? दही जमने के लिए कौन सी की प्रक्रिया होती है? तो किण्वन होती है। क्या होती है? किण्वन। ऑप्शन सी याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्मोन स्त्रावित होता है, हार्मोन स्त्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि में, अहि अहिस्रावी ग्रंथि में या फिर नलिका ग्रंथि में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो पूछा है, हार्मोन स्त्रावित होता है, हार्मोन कहाँ स्त्रावित होता है? हार्मोन होता है जो वो कहाँ अंतःस्रावी ग्रंथि में उत्पन्न होता है, स्त्रावित होता है मतलब। अगला प्रश्न है, ग्वाइटर ग्वाइटर अथवा घेंगा का पनपता है किसके? चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या फिर मोटापा की कमी से? तो जो ग्वाइटर पनपता है वो किसके कमी से? आयोडीन की कमी से। ठीक है ना, आयोडीन। नमक अगर कम खाइएगा तो क्या हो जाएगा? घेंगा रूप मतलब ग्वाइटर उत्पन्न होगा। अगला प्रश्न है, थाई थायरॉक्सिन का स्त्राव कहाँ होता है? थायराइड में, यकृत में, वृक्क में या फिर वृषण में? थायराइड का जो होता है वो उसका कहाँ स्त्रावित होता है? तो क्या होता है? थायराइड में होता है। कहाँ पे? थायराइड में। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होती है? नेफ्रॉन में, न्यूरॉन में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मानव में जो डायलिसिस थैली होती है वो कहाँ होती है? प्यारे बच्चे याद रखिएगा, नेफ्रॉन में। कहाँ पे? नेफ्रॉन में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, भोजन का पचना, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन? भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? तो उपचयन है। कैसी है? उपचयन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले पदार्थों में किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वाले में किया जाता है? एब्लिसिस अम्ल, जिब्रेलिक अम्ल, इथाइलिन अम्ल या फिर ऑक्सिन अम्ल? तो कौन सा प्यारे बच्चे पादप होता है? वो होता है इथाइलिन अम्ल, इथाइलिक पादप। ऑप्शन ऑप्शन सी याद हो जाए। ठीक है ना, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है? वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व, बेचैनी? क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? ग्राही। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्त्रावी और बाह्य अस्त्रावी ग्रंथियों दो प्रकार की होती है? अग्नाशय, अग- अग्नाशय, थाई थायराइड, पैराथाइड या फिर पिट्यूरी? तो कौन सी अग्नाशय होती है? अग्राशय। ठीक है ना, ऑप्शन ए याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 21 है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपरी स्थित होती है? गोनैड, पिट्यूटरी, अग्नाशय या फिर एड्रिनल? कौन सी ग्रंथि होती है? तो एड्रिनल होती है। कौन सी? एड्रिनल। ऑप्शन डी याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग प्रकाश ग्राही, धर ग्राही, क्षणग्राही या फिर स्पर्श ग्राही? तो कौन सी पौधों में
ध्वनि ग्रहण करने की कौन सी होती है? श्रवणग्राही, श्रवणग्राही, ठीक है ना, ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है? आपका ऑप्शन ए है पत्तियों में, फूलों में, फूलों द्वारा, तना द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन बी याद रखिएगा, फूलों के द्वारा। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फूलों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या फिर डिंब वाहिनी। तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही उत्तर, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका क्या है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये क्या है? ये दूसरा भाग है। अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं? किण्वन, बायोनोमा, मधुमेह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसको क्या कहते हैं? बो बोनापन। क्या कहते हैं? बोनापन। ऑप्शन बी याद रखिएगा, बोनापन। प्रश्न संख्या 26 से निम्नलिखित में कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों, गुड़हल, पपीता या फिर मटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पादप का उदाहरण है? क्या हो जाएगा आपका? पपीता। पपीता सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी याद रखिएगा, पपीता। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। मुकुलन द्वारा जो अमीबा प्रजनन होता है वो ईस्ट में होता है, ऑप्शन बी याद रखिएगा, ऑप्शन बी ईस्ट में। किसमें होता है? ईस्ट में, ठीक है ना। अगला है प्रश्न, फूलों में नर प्रजनन अंग है? पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका। फूलों में, तो फूलों में क्या होता है? फूलों में होता है जो प्रजनन अंग, वो होता है पुंकेसर। पुंकेसर ही फूल का प्रजनन अंग होता है, ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनिया में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसमें द्विखंडन होता है? मतलब दो भागों में। तो अमीबा क्या हो जाता है? दो भागों में बढ़ जाता है, मतलब अमीबा में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? बहुविखंडन का मतलब बहुत सारा विखंडन होता है। अमीबा, हाइड्रा, मलेरिया या फिर ईस्ट। किसमें सबसे ज़्यादा होता है? तो ये हो जाएगा अमीबा में। सबसे ज़्यादा किसमें होता है? अमीबा में बहुत विखंडन होता है। प्रश्न संख्या 31 है, बायोफाइलम में कौन से भाग में कायिक परिवर्धन होता है? बायोफाइलम का कौन से भाग में कायिक परिवर्धन होता है? पत्तियां में, जड़ में, तना में या फिर फूल में। किसमें होता है प्यारे बच्चों? तो बायोफाइलम फाइम में जो होता है पत्तियों के द्वारा क्या होता है? कायिक परिवर्धन होता है, पत्तियों के द्वारा कायिक परिवर्धन, ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मादा मानव मादा में निषेचन होता है? गर्भाशय द्वारा, अंडाशय द्वारा, योनि द्वारा या फिर फैलोपियन ट्यूब द्वारा। तो मानव मादा में कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब, मतलब फैलोपियन नालिका के द्वारा क्या होता है? गर्भाशय में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है डार्विन ने, ऑप्शन बी ओब्राइन ने, ऑप्शन सी लेमार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक जो पुस्तक लिखे थे वो डार्विन थे। कौन थे? डार्विन। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26, 14, 23 या फिर 18। या आपको मालूम है 23 जोड़े, मतलब 23 मतलब 46 को जो होता है गुणसूत्र, मतलब 44 प्लस एक्स वाई होता है। क्या होता है? 44 प्लस एक्स वाई, मतलब कि 23 जोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन सी याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह अंग है? कीटों के पंख चमगादड़ के किस तरह के अंग है? ऑप्शन ए है संजात अंग, ऑप्शन बी है अवशोषी अंग, समृद्धि अंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कीटों के पंख चमगादड़ के कैसे पंख है? समृद्धि अंग, ठीक है ना, ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनका शरीर में अब कोई उपाय नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाएं को कहते हैं? ऐसी संरचनाएं को क्या कहते हैं? ऐसी संरचनाएं को अवशेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषी अंग, ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीन शब्द का प्रस्तावना किसने किया था? जीन शब्द का मतलब नाम किसने दिया था? तो वाटसन ने, वेडन ने, मेंडल ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम है ना
इसमें से देखिए जीन शब्द का शायद मेंडल किए थे ना, मेंडल का जो 12th में भी पढ़े हैं, चना वाला नहीं, जो मटर 7 जोड़े मटर के पौधे का किए थे, तो क्या हो जाएगा मेंडल, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, मतलब वही ऑप्शन सी या बी, मतलब ये मेंडल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से वैज्ञानिक मेंडल के नियमों का पुनः खोज संबंधित किया? सरमार्क, लैमार्क, डार्विन या फिर लिनियस? तो जब जब मेंडल का नियम खत्म हो गया तो उसके बाद कौन से किए थे? तो वो कौन थे? सर्मक थे, सर्मक वैज्ञानिक थे, क्या कि उनके नियम का पुनः खोज किए थे। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए से, डीएनए आरएनए से, डीएनए तक प्रोटीन और आरएनए से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो गुणसूत्र बने होते हैं वो डीएनए, प्रोटीन और आरएनए तीनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना? ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए, गुणसूत्र, जीन या फिर हरित लवक? कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? उनको क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ को डीएनए कहा जाता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीन शब्द किससे प्रस्तुत है? जीन शब्द जॉनसन से, लैमार्क से, मेंडल से या फिर ग्रिफिथ से? जीन शब्द जो है वो जॉनसन से, ठीक है, जॉनसन से प्रस्तुत है। प्यारे बच्चे, ये जो क्वेश्चन था शायद इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना? इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी में नहीं, क्योंकि ये जीन जो जॉनसन से था उसमें इसका नाम ही नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी याद रखिएगा, ठीक है ना? ऑप्शन हम सी बता दिए थे, गलत था, ऑप्शन डी याद रख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, 42 नंबर प्रश्न है, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफ्लेम किस तरह जल में उत्पन्न होता है? किस तरह जल में उत्पन्न होता है? साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में या फिर इनमें से सभी में? तो मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में? तो वो कैसे मलेरिया उत्पन्न जो करता है वो गंदा जल में होता है, तभी तो मलेरिया उत्पन्न करता है ना। ऑप्शन डी याद रखिएगा। आगे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? अनिम्नीकरण वाला डीडीटी, कागज, वाहित मद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कौन है? डीडीटी। कौन हो जाएगा? डीडीटी। ऑप्शन ए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है स्टेटोरी स्टोटोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में, आयनाइस में या फिर टोपोस्फियर में? तो ओजोन परत किस में पाई जाती है? स्टेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है ना? ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? घास, बकरी, शेर, शैवाल, जलीय कीट मछली? घास, जलीय कीट मछली, मनुष्य या फिर घास मछली या फिर मनुष्य? तो कौन से एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो देखिए ये तो होगा नहीं, फिर ये देखिए शैवाल से जलीय कीट फिर मछली, हाँ ये हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? हरे पौधे को, हरित लवक, हरित शैवाल को, जंगली जानवर को या फिर फूल और पत्ते को? अरे किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता के श्रेणी में तो हम किसको रखेंगे? जंगली जानवर को रखेंगे ना, वो खूंखार जानवर होते हैं ना, जंगली जानवर को ही क्या उपभोक्ता के श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है, सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर या फिर प्लास्टिक की बोतल? कौन सा हो जाएगा? तो सूखे घास पत्ते हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सूखे घास पत्ते। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित संसाधनों में से किन्हें संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है? किसे संपोषित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है? तो कोयला, पेट्रोलियम, वन या फिर उपयुक्त सभी? देखिए प्यारे बच्चों, हम कोयला का भी यूज कर सकते हैं, पेट्रोल का भी, वन का भी, मतलब इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन डी याद रखिएगा,
सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? 50%, 60%, 70% या फिर 90%? तो विश्व में कितने प्रतिशत पूछा है जल पाया जाता है? तो 70% मालूम है आपको। 70 की 69% ऐसे ही क्या है, 70 की 71% क्या है जल है, और मात्र 29 से 29% के आसपास भूमि है। ठीक है ना, याद रखिए 29-30% भूमि है और 70% जल हो जाएगा। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा? टिहरी बांध, भांगड़ा बांध, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? सबसे बड़ा बांध जो होता है उसका नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है? टिहरी बांध। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना बायो का। इसमें से आपको मतलब 30 तो प्लस क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन मतलब 30 ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम डायरेक्ट मतलब आएंगे ही आएंगे, और आप गर्दा कर दीजिएगा। जो भी बच्चे इस क्लास को कर लिए होंगे वो तो इस बोर्ड एग्जाम में 2026 बोर्ड एग्जाम में गर्दा करके आएंगे। बायोलॉजी का पेपर एकदम धुआं धुआं कर देंगे, है ना। अच्छा से एकदम लिख के पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। कितना 80 में आपको, कितना 80 में 40 क्वेश्चन तो बनाना रहता है, जिसमें से 30 को बायोलॉजी के आसपास का क्वेश्चन रहता है, तो 30 को का 30 को आ ही जाएगा। तो क्या आप बायोलॉजी का ही 30 को मार दीजिएगा, और 10 को जो भी बचा केमिस्ट्री या फिजिक्स का उसमें से आप मार सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। बहुत ही आसान होता है साइंस का। तो इसमें आप 40 में 40 नंबर आराम से ला देंगे। ऑब्जेक्टिव का सिर्फ बात कर रहे हैं, और जो सब्जेक्टिव का तैयारी होगा तो हम कराएंगे ही सब्जेक्टिव पर भी तैयारी। अभी ऑब्जेक्टिव का तैयारी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, जिस बच्चे का या बच्ची का ऑब्जेक्टिव क्लियर रहता है उसका मानिए तो 100% है कि 400 प्लस नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है ना, 400 ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्लियर हो गया तो 450 400 प्लस नंबर आएगा। फिर सब्जेक्टिव थोड़ा बहुत क्लियर कर लेंगे तो 450 प्लस आसानी से आ जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का ध्यान देना है। ठीक है ना, और हम जब भी क्लास शुरू कर रहे हैं तो आप आके जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। देखिए हमारे क्लास का जो ज्वाइनिंग का टाइम है 8 बजे सुबह में। सुबह में 8 बजे आप हमारे चैनल पे आ जाइएगा, आपको एकदम वीडियो मिल जाएगा एकदम करेक्टली टाइम पे। 8 बजे आपको इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाता है। तो आप हमारे चैनल पे 8 बजे आइएगा। और आपको अगर इसका PDF नोट्स चाहिए, ठीक है ना, तो हम आपको बताए हैं PDF नोट्स कैसे लेना है। दिए गए लिंक, जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सअप के, उस पे जाइए और ज्वाइन हो जाइए। और आप उसको ज्वाइन हो जाइएगा तो हम आपको क्या कर देंगे उस टाइम PDF नोट्स भेज देंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।